रात के 2 बजे सायरन बजते हैं। टेल अवीव का आसमान मिसाइलों की रोशनी से चमक उठता है। तेहरान के अंदर अंडरग्राउंड बंकर्स में इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही होती हैं। यह सिर्फ 2 देशों का टकराव नहीं है, यह मिडिल ईस्ट की स्थिरता, ग्लोबल इकोनॉमी और वर्ल्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी अब सिर्फ शैडो वॉर तक सीमित नहीं रही। यह एक ऐसा संघर्ष बन चुका है जो कभी भी बड़े रीजनल वॉर में बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नैतिक्स अनकवर्ड, जहां हम जियोपॉलिटिक्स को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते बल्कि डीपली डिकोड करते हैं। आज का एपिसोड सिर्फ एक वॉर की कहानी नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी, रिवेंज, न्यूक्लियर फियर और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है। 1979 रेवोल्यूशन। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ईरान और इजराइल के संबंध पूरी तरह शत्रुतापूर्ण नहीं थे। लेकिन जब शाह की सत्ता खत्म हुई और इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई, तब फॉरेन पॉलिसी का पूरा डायरेक्शन बदल गया। इजराइल को इलेजिटिमेट स्टेट घोषित किया गया और पैलेस्टाइन कॉज को आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बना दिया गया। यहीं से राइवलरी की असली शुरुआत हुई। ईरान ने इजराइल को रीजनल एनिमी घोषित किया और इजराइल ने ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देखना शुरू किया। यह आइडियोलॉजिकल क्लैश आने वाले दशकों की टकराव की नींव बन गया। शैडो वॉर, प्रॉक्सीज का स्ट्रैटेजिक यूज। डायरेक्ट वॉर की बजाय ईरान ने इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास को सपोर्ट देकर इजराइल को मल्टीपल फ्रंट्स पर एंगेज किया गया। इस स्ट्रैटेजी का मकसद क्लियर था, इजराइल को चारों तरफ से प्रेशर में रखना। दूसरी तरफ इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने कवर्ट ऑपरेशंस, सैबोटेज मिशंस और टारगेटेड एलिमिनेशंस के जरिए जवाब दिया। ईरान की तरफ से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने रीजनल मिलिशास को ट्रेन और फंड किया। यह शैडो वॉर सालों तक क्वाइटली चलता रहा, लेकिन हर साल इसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई। न्यूक्लियर रेड लाइन। इजराइल का सबसे बड़ा डर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। सुप्रीम लीडर अली खामेनी के नेतृत्व में यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटीज बढ़ी। ईरान का दावा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी के लिए है, लेकिन इजराइल इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे, डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई, न्यूक्लियर डील बनी और फिर कोलैप्स भी हो गई। डील के टूटने के बाद मिसट्रस्ट और गहरा गया। इजराइल बार बार कहता रहा है कि वह न्यूक्लियर ईरान को अलाउ नहीं करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो मिलिट्री स्ट्राइक भी कर सकता है। यही न्यूक्लियर इश्यू इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे एक्सप्लोसिव एलिमेंट है। लीडरशिप डेथ्स। रीसेंट सालों में हाई प्रोफाइल मिलिट्री कमांडर्स और रीजनल मिलिटेंट लीडर्स की डेथ्स ने टेंशन को नई दिशा दी। जब सीनियर ईरानियन फिगर्स टारगेट हुए तो ईरान के अंदर हार्ड लाइन वॉइसेस मजबूत हो गई। रिवेंज नैरेटिव डोमिनेट करने लगा। इसी तरह प्रॉक्सी ग्रुप्स के लीडर्स की एलिमिनेशन ने ग्राउंड लेवल पर रिटेलिएशन का दबाव बढ़ाया। लीडरशिप डेथ्स सिर्फ टैक्टिकल लॉस नहीं होती, वे नेशनल प्राइड और पॉलिटिकल प्रेशर को इग्नाइट करती हैं। यही घटनाएं एस्केलेशन साइकिल को तेज कर देती हैं। डायरेक्ट मिसएम्प्टी एक्सचेंज। पहली बार जब लार्ज स्केल मिसाइल और ड्रोन बैराज ओपनली एक्सचेंज हुआ, तब यह क्लियर हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट न्यू फेज में एंटर कर चुका है। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट किए और इनकमिंग थ्रेट्स को इंटरसेप्ट किया। ईरान का यह कदम सिंबॉलिक नहीं था, यह डायरेक्ट मैसेज था कि रिटेलिएशन ओपनली होगा। इस एस्केलेशन ने रीजनल स्टेबिलिटी को सीरियसली शेक कर दिया। रीजनल एस्केलेशन, दुबई और गल्फ स्टेट्स पर असर। जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट इंटेंस हुआ, इसका इम्पैक्ट सिर्फ इजराइल और ईरान तक लिमिटेड नहीं रहा। गल्फ रीजन में हाई अलर्ट डिक्लेयर किया गया। दुबई और अबू धाबी जैसे मेजर फाइनेंशियल हब्स में एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस और अलोन अलर्ट्स देखने को मिले। यूएई, बहरीन और कुवैत जैसे देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट किए और रीजनल कोऑर्डिनेशन बढ़ाया। रिपोर्ट्स में ड्रोन एक्टिविटी और मिसाइल थ्रेट अलर्ट्स का जिक्र हुआ, जिसे एविएशन राउट्स टेम्पररीली डिस्टर्ब हुई और कमर्शियल फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी। ऑयल टर्मिनल्स, शिपिंग लेन्स और स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सेंसिटिव कैटेगरी में डाल दिया गया। चाहे लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कंफर्म न हो, लेकिन सिर्फ थ्रेट परसेप्शन ने मार्केट्स और रीजनल डिप्लोमेसी को इम्पैक्ट किया। यह डेवलपमेंट क्लियर सिग्नल देता है कि अगर एस्केलेशन कंट्रोल न हुआ तो यह कॉन्फ्लिक्ट पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर सकता है। मल्टी फ्रंट वॉर का रिस्क। इजराइल को नॉर्थ में हिजबुल्लाह थ्रेट, साउथ में गाजा फ्रंट और सीरिया के एयर स्पेस में राइजिंग टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। मल्टी फ्रंट प्रेशर मिलिट्री रिसोर्सेस को स्ट्रेच कर देता है। यह एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट है जो ईरान सालों से बिल्ड कर रहा था। अगर फुल स्केल वॉर शुरू होता है तो कई रीजनल एक्टर्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। अमेरिका का रोल। इजराइल का सबसे बड़ा एलाई यूनाइटेड स्टेट्स है। यूएस रीजन में नवल प्रेजेंस मेंटेन करता है और डिफेंसिव कोऑर्डिनेशन में सपोर्ट देता है।
लेकिन अमेरिका डायरेक्ट लार्ज स्केल वॉर से बचना चाहता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल सिक्योरिटी पर पड़ेगा। मिडल ईस्ट से गुजरने वाली ऑयल सप्लाई ग्लोबल मार्केट्स के लिए लाइफलाइन है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज डिसरप्ट होता है तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट होगा। साइबर वॉरफेयर इनविजिबल लेकिन डेंजरस। मॉडर्न वॉरफेयर में साइबर अटैक्स पावरफुल वेपन बन चुके हैं। बैंकिंग सिस्टम्स, एयरपोर्ट्स, पावर ग्रिड्स सब वल्नरेबल हैं। ईरान और इजराइल दोनों एडवांस्ड साइबर कैपेबिलिटीज रखते हैं। फ्यूचर एस्केलेशन मिसाइल्स से नहीं, मैलवेयर और डिजिटल सैबोटेज से भी हो सकता है। इंटरनल पॉलिटिक्स और फ्यूचर सिनारियो। दोनों देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स भी कॉन्फ्लिक्ट को इन्फ्लुएंस करती है। हार्ड लाइन लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज की स्पेस कम कर देती है। अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर डायरेक्ट स्ट्राइक होती है या मेजर पावर ओपनली इन्वॉल्व होती है तो यह रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। फिलहाल सिचुएशन डिटेरेंस और रिटेलिएशन के बीच एक थिन लाइन पर खड़ी है। ईरान और इजराइल का यह टकराव सिर्फ टेरिटोरी का डिस्प्यूट नहीं है, यह आइडियोलॉजी वर्सेस आइडियोलॉजी है। यह सिक्योरिटी वर्सेस सुप्रीमेसी है। लीडरशिप डेथ्स, न्यूक्लियर फियर्स और प्रॉक्सी नेटवर्क्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट को कॉम्प्लेक्स और वॉलेटाइल बना दिया है। आज मिडल ईस्ट एक सेंसिटिव बैलेंस पर खड़ा है। एक तरफ डिप्लोमेसी का ऑप्शन है, दूसरी तरफ एस्केलेशन का रिस्क। सवाल यह है, क्या यह आग कंट्रोल में रहेगी या दुनिया एक नए ग्लोबल क्राइसिस की तरफ बढ़ेगी? अगर आपको यह सिनेमैटिक डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो नेटिक्स अनकवर्ड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या यह कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में रहेगा या नेक्स्ट ग्लोबल क्राइसिस बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।